अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और आज मेरे साथ मौजूद है जो पर्सनैलिटी, उनका नाम है मुदस्सिर। और मुदस्सिर अपने आप में एक डिग्निटी है, वो किस तरह से, इसके हवाले से हम जानेंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले एक मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट के हवाले से जो एक वर्कशॉप थी, वो बहुत कामयाब गई है माशाल्लाह। और कल उसका लास्ट डे है। और हमने चूंकि हमें काफी ज्यादा क्यूरीज जो है वो रिसीव हो रही हैं, तो हमने अगला जो उसका बैच है वो अनाउंस कर दिया है। इंशाल्लाह वो जो है अगस्त में ईद के बाद आपके लिए अवेलेबल होगा। और इसमें हमने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी बिगनर्स के लिए अलग से एक दिन हो जाएगा, जो दरमियान में है मतलब इंटरमीडिएट वाला हिसाब है उसमें अलग से हो जाएंगे लोग, और एक हमारा एक दिन का एडवांस का होगा। और इसके लिए हम अलग से प्राइसेस रखेंगे, और जो तीनों को रजिस्टर करेगा ऑब्वियसली उनको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाएगा। इस हवाले से जवाद हफीसा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, हम और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं मुदस्सिर की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो लेके जाना चाहूंगी। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों को बहाना बना लेते हैं, और हम ये कह देते हैं कि भाई हमसे ये कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये वजह है, ये हमारे से ये नहीं हो रहा क्योंकि हमें पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, हमसे ये नहीं हो रहा क्योंकि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, हमसे ये नहीं हो रहा क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए, हमसे ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास सिफारिश नहीं है, हमसे ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास रिश्वत देने को नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि हम लोगों को कई दफा तो यकीन नहीं आता। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या पॉसिबल है, कि ऐसा भी हो सकता है। और बिल्कुल आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है, और मैं चाहूंगी कि मैं उनके बारे में बताऊं कि ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर की बात कर रही हूँ कि एफएससी में आके जब नंबर नहीं आते तो आधे लोग अपनी जो है वो साइड जो है वो दूसरी डाइवर्ट कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर लेते हैं। और ही इज इंजीनियर एंड ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका मोटिवेशनल स्पीकर होना बनता किस तरह से है, क्योंकि वो खुद एक मोटिवेशन है। मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ मिलके मेरे गेस्ट को जो है वो वेलकम करें। और उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे इमेज शेयर करना चाहूंगी। और उस इमेज को देख के कुछ ऐसा ही एहसास होता है जैसे कि आज के मेरे गेस्ट हैं। अगर आप लोग इसको देख पाए तो ये देखिए कि टफ टाइल्स हैं, और उसके दरमियान एक पौधे ने अपनी जगह बनाई है। उसके लिए बहुत मुश्किल था, उसके लिए जमीन की सख्ती भी थी, उसके लिए पानी की कमी भी थी, लेकिन इसने इसको बहाना नहीं बनाया, और वो उन सख्त जगहों से निकल के बाहर आया। और देखिए माशाल्लाह कितना वो फल फूल रहा है। तो मेरे आज के जो गेस्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं, और मैं चाहूंगी कि अब मजीद वक्त जाए किए बगैर मैं उनको इजाजत दूं और उनको फॉर्मली इनवाइट करूं ई बैठक में। मुदस्सिर, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरी जो लाइफ है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है। मैंने जब भी कुछ अचीव करना चाहा है वो मैंने अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे जो अब्बू हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और मैंने साली लाइफ उन्हें एक सैलरी पे दी, और सैलरी की क्या खुशी होती है वो उठाते हुए देता है। उससे मुझे तभी तो सीखने से मिला है कि लाइफ में आप कैसे लाइफ तो आप स्पेंड कर सकते हो। तो मैं अपनी लाइफ तो ऐसा ऐसा फिजिक्स में बताता हूँ। जी मैं जब 5वीं जमात में था, मुझे तो इस स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था।
आज बंदा मुदस्सिर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 5वीं क्लास तो एक बड़ा लेवल है. आपकी स्ट्रगल तो पहले दिन से शुरू हो गई होगी और उससे भी पहले आपके पेरेंट्स की. चूंकि इस तरह की जो थोड़ा सा डिफरेंट होना है, हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंटली एबल होना है आपका, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था और आपके लिए भी हुआ होगा. मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा स्टार्ट से शुरू करें, 5th स्टैंडर्ड से भी थोड़ा पीछे से. उन्होंने कैसे इस चीज को एक्नॉलेज किया और उन्होंने क्या मतलब आपको उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, या आपको उन्होंने एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे लिया, या उन्होंने आपको जो है हेल्प किया खड़े होने में और अपने इन चैलेंजेस को फेस करने में? मैं इस पहले बता देता हूँ, मैं मेरे से बड़ी 3 बहनें थी और सबसे बड़ा मेरा भाई था. मैं 5वां नंबर है, तो मुझे बहन भाइयों की तरफ से काफी सपोर्ट की थी. और अम्मी और अब्बू का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है तो हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है. वट एवर दी सिचुएशन, आपने आगे की तरफ देखना है, हमने पीछे नहीं देखना. तो बचपन में जब आपको बताइए, जब मुझे जो डिसेबिलिटी है वो सेरिब्रल पाल्सी है, उसमें जब बच्चा पैदा होता था वो तो खुलिया होते हैं, ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जिसकी वजह से मैं बॉडी के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं कर आपकी फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन, हाई एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है जी. तो उस समय आस पास यही होता है, इस पे जिनोडा आया है, ये पता नहीं क्या है. तो मुझे भी ये सुनने तो इन्होंने मेरी जो उम्मीद थी काफी पॉजिटिव थी, और जो मैं बहन भाई हैं वो भी काफी पॉजिटिव थे. उन्होंने हमें तो मोटिवेट किया है कि कोई बात नहीं, किसी बात मुझे समझाई गई कि किसी मोहताज नहीं होना, खुद से आगे बढ़ा. आते बचपन में तो कहते थे बहन भाई संभालेंगे, तो ऐसा बेहतर नहीं था. उन्होंने काफी माशाल्लाह. आप इस वक्त जिस जगह पे हैं, आप माशाल्लाह अर्न करते हैं, आप कई लोगों को मोटिवेशन देते हैं, कई लोगों को जिंदगी की नई राह दिखाते हैं. बिल्कुल हम लोगों का ये सोचना कि एक शख्स जो थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में है या कुछ चैलेंजेस के साथ पैदा हुआ है, वो सिर्फ दूसरों पे बोझ है. बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने ये चीज प्रूव करके दिखाई है. तो मेरी पूरी लाइफ चैलेंजेस से बरबुडर से मैं इतना करने के बावजूद भी अभी भी अपनी लाइफ चैलेंज मेरे बहुत बढ़ रहे हैं. मैंने एक बात अपनी लाइफ से सीखी है, तो जितना भी मैं ऊपर गया हूँ, मेरे चैलेंजेस में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई, इजाफा हुआ है. और अभी भी रिसेंटली मैंने अपनी एक कंपनी बंद की है, तो वो चैलेंजिंग था मेरे लिए. इवन तो मैंने उस कंपनी को बंद करने के लिए तो $82,000 का लॉस भी बता दिया है. $82,000. I'm still doing my business. तो मैं अभी भी मैं मलेशिया में पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मेरी पार्टनरशिप दुबई में हो रही है. तो ऐसा मैं मजीद अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूँ. तो इधर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ जो है ना, लाइफ जितना आप ऊपर जाते हो उतनी लाइफ आपकी टफ होती है. ये मैंने अब भी मैं अपनी लाइफ के बारे में तो बताऊंगा. मैंने एमफिल किया, मैंने मैट्रिक किया, मैंने जॉब की, मैंने कंपनी बनाई, और कंपनी तो बंद कर दे, दोबारा कंपनी बना रहा हूँ. तो
real motivation actually. It's not easy. इधर मुझे अभी भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और उन चैलेंजेस का मैं मुकाबला कर रहा हूँ जो मेरी नेक्स्ट गोल है तो मैं अपनी लाइफ से तैयार होता तो मोटिवेट हूँ ठीक है तो मैं दोबारा 5वीं जमात की तरफ आता हूँ 5वीं जमात में मुझे कहीं जॉब नहीं मिली थी तो मेरे अब्बू मैंने स्टोर में मैं अब्बू ने डोनेशन देते हूँ मुझे एडमिशन दिलवाया था वहां पे ओके यानी उनको डोनेशन देना पड़ा जी 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 मैं जी उनको डोनेशन देना पड़ा मेरी अम्मी का ये कहना था कि अगर इसने पढ़ना हुआ तो ये पढ़ लेता तो आप देते हैं तो मैं इसे डिसेबल बच्चों के स्कूल में भेजूंगी तो ये उनसे सलाम बन जाए और एक जगह ये साइडलाइन ना हो जाए तो उन्होंने हमेशा यही चाहते ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े ठीक है और इससे बाद जब मैं 5वीं जो मैट्रिक का जो दौर है ना ये बड़ा मजेदार था मुझे पतंगबाजी का बड़ा शौक था और अक्सर मैं दोपहर जो ऊपर जा आते हैं पतंग उड़ाया करता था तो तकरीबन 2 साल लगे मुझे पहली पतंग उड़ाने में मैंने कभी मोटिवेशन यहाँ भी यानी आपको अपना शौक पूरा करने के लिए 2 साल लगे अमेजिंग आपने हिम्मत नहीं हारी मैंने आई मैं पतंगबाजी का मैं एक्सपर्ट भी बना हूँ मैं काफी इस बात पर बंदी डालती इससे काफी डन किया थे आप अगर हिम्मत ना रहो आप वो काम कर लेते हो वट जो भी आप चाहते हो आप कर लेते हो स्कूल में तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे ये छत्ता सही नहीं है ये बोल्टा सही नहीं है तो मैं उनसे लड़ाई भी करता था तभी मैं जिस बच्चे तो मैं मारता था तभी वो मुझे मारते थे तो बिल्कुल ऐसे नेचुरल है ये मेरे यहाँ जब मैं मैट्रिक के बाद रियलाइज किया था ये जो बच्चों ने मुझे मारना ही है तो सॉरी बच्चों ने मैं ऊपर बातें करनी है तो करने दो तुमने तो मैंने अपने दिशा से आपने जवाब नहीं देना आपने सिर्फ आगे बनना है तो जब मैं मैट्रिक में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगी देखिए वो शख्स जो ऑलरेडी अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहा है हमारा किस कदर आप कह सकते हैं मतलब बुरा सा चेहरा है हमारी सोसाइटी का कि हम उन लोगों को या तो तरस से या हमदर्दी से देखते हैं या उनको इरिटेट करते हैं हम उनके साथ बराबरी का सलूक क्यों नहीं कर सकते हम उनके मोराल को हाई क्यों नहीं करते हम वो लोग ये सब्र कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सख्तियां भी बर्दाश्त करनी है और उन्होंने हम जैसे जो सिर्फ नाम के इंसान हैं उनके दरमियान इस चीज के साथ रहना है कि मैं बर्दाश्त कर लूं मैं समझ जाऊं मैं जवाब ना दूं कहाँ की सोसाइटी है यहाँ की कहाँ के मुसलमान हैं हम मुसलमानों को तो छोड़ दे कहाँ के इंसान हैं हम इसमें बिल्कुल इंसानियत वाली कोई चीज नजर नहीं आती और माशाल्लाह वही शख्स आज आपके सामने खड़ा है जो बात नहीं कर सकता था आज उसका बिजनेस मलेशिया तक फैला हुआ है तो मैं एक बात आपको बता दूं ये मैं लाइफ में अपने एक्सपीरियंस अगर ये लोग मेरा नहीं करते तो मैं इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होता ठीक है मैं इस चीजों को समझता हूँ कि ये चीजें मेरे लिए ना मेरा मेरा इन चीजों ने बड़ा साथ दिया अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ना होता क्योंकि एक तरह में आम इंसान उनकी लाइफ में ये चीजें नहीं आती
उनकी लाइफ लेकिन मुदस्सिर यहाँ पे हम इस चीज से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते ये कह के कि इसने आपको मोटिवेट किया। आप मोटिवेट हो गए हैं, पता नहीं कितने लोग उसी मुकाम पे अपनी हिम्मत हार जाते हैं। वो तो आप थे कि आपने नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव में क्रिएट किया, लेकिन हम लोगों का फर्ज है कि हम आप लोगों के लिए कंफर्ट क्रिएट करें, ना कि आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करें। जब मैंने मैथ्स का पेपर दिया तो मुझे लिखने में भी मसला है, मैं सही तरह लिख नहीं सकता, स्लो। तो मैट्रिक में मुझे राइटर मिला जो वो लिखता था, मैं बोल्ड पेपर दिया और मुझे अपने पेपर से एक दिन पहले ही पता चला जब मैंने बोल्ड पेपर देने हैं तो वो उसके लिए पढ़ाते चाहिए होती है ना जी। पेपर दे दिया हूँ मैंने, वो अलग में मार्क्स नहीं आए, 50% नंबर आए थे, बट मैं आगे नहीं था ध्यान नहीं दी और सदन में दिल में ये करते ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बताने लगा हूँ। मैं दिल में मैं जो जो लौटते ना वो यही बताते थे आप अभी भी यही होता है, आप मैट्रिक में टर्मिनेबल होना आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मुदस्सिर के मैट्रिक में कम नंबरों वाले की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो मैट्रिक में नंबर नहीं आए तो आप मेडिकल में नहीं जा सकते, आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। अच्छा, तो उसी वजह भी मुझे यही लगा था कि अब तो मेरा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम मैंने कहा चलो आगे पढ़ते ना भी मैंने आईटॉम किया, ठीक है। आईटॉम में भी ऐसा हुआ, मैंने बोर्ड के पेपर दिए थे, मुझे पता था कि बोर्ड के पेपर देने, मैंने वैसे क्या दी थी मैं तो अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। फिर मैंने लाहौर में जो एलए कॉलेज ऑफ कॉमर्स है वहां से मैंने बीकॉम किया, ठीक है। उसमें भी सही नंबर आए, तो इतने नहीं आए, अबाउट 55% नंबर मैंने टॉप में आके बनेगा। तो जब मैं बीकॉम में था मैंने डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज किए थे। आपने शुरू में एक बात कही थी कि लाइफ में आई थिंक डाइवर्स होना इतना आसान नहीं होता, ऐसा ही आपने बात कही थी। तो बीकॉम के बाद जब मैं पहली जॉब मुझे मिली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2004 के अंदर, वो 2000 रुपए महीना थी मैं पहली जॉब एज अकाउंटेंट। मैंने वो 2 माह जॉब की थी और 2 माह में मैं डिफरेंट वजह से मिला, ठीक है। और मैंने आइडेंटिफाई किया चाहिए ये मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी फील्ड जवाब कर दी, ठीक है। और मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। मैंने लिए मैं लाहौर में होते काफी छोटा दाता था उन्होंने मुझे मोटा दिया थे मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करूं, ठीक है। वहां पे मैंने जब पहले दिन जो मैंने ख्वाब देखना शुरू किए, वहां से जब मेरा एक ख्वाब था कि मैं 2 साल बाद जब मार्केट में जाऊं तो मेरी कम से कम 12,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने वहां से प्रोग्रामिंग सीखी, ठीक है। मैं दिन रात तो मैं यही सोचता था मुझे ऐसे जॉब मिल जाए कि मैं कहीं सिस्टम डालना हूँ। तो आफ्टर 2 ईयर मैंने वो अपना अचीव किया हूँ। जो मेरी पहली सैलरी थी वो
15,000 रुपए महीना। यानी आपने 3,000 ऊपर कमाया, आपने 12 का सोचा था, आपको 15 मिल गया। That's good. ऐसी है तो ये इधर से मुझे अदंती बोलते हैं ख्वाब देखने चाहिए। मैंने भी ये ख्वाब देखने की हिम्मत, वाह जबरदस्त। मैंने वो एक्टिविटी किया जब मैं तकरीबन मेरा ख्वाब बना जब मैं लीडरशिप में आऊँ जॉब में, तो मुझे 3 साल में मैं लीड भी करने लग गया। मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लीड किए। जब मैं 9 साल मैंने जॉब की, 9 साल, ठीक है। 9 साल बाद मेरी जो लाइफ है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ खड़ा हो रही। जैसे मैं अब्बू की लाइफ थी कि हर महीने तनख्वाह आती थी और बड़ी अच्छी पे भी थी, बड़ा मेरा होटल, बड़ी इज्जत भी दी हुई थी। तो आपने मैंने पीठ पे अपनी जॉब का छोड़ा। आज बंदा उससे मतलब परेशान हो जाते, यार तू 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 क्यों छोड़ा है? मैंने बिजनेस करना है। तो आज बंदे ने आज जैसे जो मुदस्सिर यहाँ पे मैं अपने जो हमारे साथ जवाद हफीज साहब हैं, हमारे वो WPTH का हिस्सा है, माशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। और जहाँ तक बिजनेस की बात आती है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है, तो जवाद हफीज साहब हमें माशाल्लाह सबसे उनका प्रोफाइल स्ट्रांग लगता है और वो माशाल्लाह इन चीजों पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपने बिजनेस की बात की तो मुझे उससे याद आया, हम लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, उनको हिम्मत दिलवाते हैं और माशाल्लाह आपने खुद से हिम्मत की है। जो आज तो मैं ये बता दूं, जब मैं ट्रेडर भी रह चुका हूँ, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग भी की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे वो देखें जी, आप तो जीता जागता सबूत है इस बात का कि जिस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हमारे लोगों के लिए आप एक मिसाल है। हमें बताएं, आप अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंसेस भी बताएं, अपने बिजनेस के एक्सपीरियंसेस भी बताएं। मैं खास तौर पे आपके लिए काम छोड़ के ऑनलाइन हुआ हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। मेरे जो ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस है वो बड़े मजे से हैं और ट्रेडिंग का दूसरा नाम पेशेंट है। मेरी जो शेयर की वैल्यू 50% जो भी नहीं हुई है कुछ अब भी हुई है, यानी वो मेरे अपने एक्सपीरियंस है। जब मैं तभी आपको बताऊंगा तो वो मैं सब्र है, ट्रेडिंग का दूसरा नाम सब्र है। अच्छा, बड़ी सही बात की आपने सर। यही बात हम कल क्लास में कह रहे थे कि जवेद साहब आप थोड़ा सा और सब्र करेंगे और इंशाल्लाह आप उसे डबल ट्रिपल अमाउंट कर लेंगे। और वही बात उन्होंने कही कि सब्र का दूसरा नाम ट्रेडिंग है। आप माशाल्लाह ये देखें, उनका विजडम देखें आप। अल्लाह ताला ने उनको कैसा दिमाग अता किया है और वो उसको कैसी खूबसूरती से इस्तेमाल करके उन्होंने ये मतलब एक मिसाल कायम किया हमारे यूथ के लिए कि कोई कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। प्लीज कंटिन्यू सर, बड़े शौक से आपकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लॉकडाउन के दौरान ही मैंने ट्रेडिंग की है तरीका, तो उससे मैंने इतना दूध बनाया। लेकिन जब मैं बिजनेस में एंटर हुआ और मैं नहीं डरा था। आज 15 जो मेरे कलीग थे वो डर रहे थे, यार तुम इतनी अच्छी जॉब करते, तुम बिजनेस की तरफ जा रहे। मैंने जितनी जॉब करनी थी टाली। अब जॉब में क्या होता है, एक काम में जाओ तो वो काम आपने परफॉर्म करना और आपको छोटा सा रिवॉर्ड मिल जाता है। तो वहां पे मैंने अपना विजन बनाना जो किया है, तो मेरी लाइफ का विजन क्या हो सकता है। ठीक है, असल बंदर की लाइफ का विजन, उन्हें विजन ही डिफाइन नहीं करना आता और समझे विजन डिफाइन करना है कि आपने कितना पैसा बनाना है। ये विजन नहीं है। विजन ये है कि आपने
कितना इंसानियत की खिदमत करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितना उनका साथ देना है। तो मेरा मैं अपनी पहली प्रोडक्ट पे मैंने काम किया और मैं लंच सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्यूबेट भी रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने बिजनेस सीखे, मेरा नेटवर्क बनाया है। ठीक है, वो मैंने पहला बिजनेस डे था मैंने चलाया, मैंने इनसे पैसे ही लिया। मैं मुझे इतना मुझे पता नहीं था, तो मैं पैसे ही लेता था। इतना मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ जितना वो मुझसे पैसा ले रहा था। मैंने वो बात कर दिया। मेरा जो दूसरा बिजनेस है, एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन। ठीक है, पता है आपको? माशाल्लाह, जी जी, ब्लॉकचेन के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ जी मैं। जी जी, आप बताएं उसमें आप क्या कर रहे हैं? I was pioneers in blockchain. अभी blockchain में जो इंटरनेशनल लेवल है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह। तो डिफरेंट जो मैंने जो दूसरी कंपनी बनाई है उसमें हम ब्लॉकचेन की सर्विस देते होते थे, और मेरा डेटा देती ना 10 से 12 कंपनी बांधी। ठीक है, उस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट भी ली थी। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉफिट भी बनाया। ठीक है, उस कंपनी का मैं एज अ सीईओ ऑफ कंपनी में तकरीबन 2 साल बाद तकरीबन 3 साल मैंने वो चलाई कंपनी। ठीक है, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट $1 मिलियन की सेल भी की है ऑनलाइन। यानी जो मैं क्लाइंट ढूंढे वो ऑनलाइन में उनसे मैं चैटिंग में मैं बात करता था, और उनसे मैंने जब भी हम 4 पार्टनर थे, और जब हमारी कंपनी गई है तकरीबन 85 एम्प्लॉइज, यानी 85 एम्प्लॉइज थे, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग के भी बंदे थे। तो उधर से हमारा एक सवाल आया, क्योंकि उसमें हमने जितना भी पैसा आया हमने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया बंदों पर। तो एक प्रोजेक्ट फेल हुआ हमारा उस ठीक है, उसकी वजह से हमें तभी लॉस हुआ। ठीक है, मैं इवेंचुअली वो कंपनी बंद करनी पड़ी। ठीक है, यानी जैसे दिन में पहले ऊपर जाता है, वो जो आपकी टेंडर्स होती हैं वो पहले ऊपर जाती हैं, फिर एकदम नीचे आती है ना, तो वो हम संभाल नहीं पाए। हमारे एक्सपीरियंस तब भी बड़े एक्सपीरियंस मैं आते हैं। इंशाल्लाह मैं अब जो ये कंपनी बनाने जा रहा हूँ वैसे नहीं तो बैठी वो ऊपर जाएगी। जो देख ले सर, इंशाल्लाह मुदस्सिर ने इतनी लाइफ के चैलेंजेस देखे हैं, इतना हाँ जी, और हिम्मत नहीं हारी। और देखिए अभी भी वो कह रहे हैं, अभी भी उनकी आवाज में हमें वो डिटर्मिनेशन नजर आती है। मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह ताला ने तमाम चीजें हम लोगों को दी हैं, हम क्यों हिम्मत हारे बैठे हैं? किसके सर पे हम ये चीज करके बैठे हैं? एहसान किया हुआ है कि हम इस दुनिया में आ गए और हमने कुछ नहीं करना। मतलब इस सब के सवाल तो जवाब मैं देता हूँ। लोग पैसे से मुताज हैं। जब आप पैसे से मुताज होते हैं ना, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता अपनी लाइफ में पैसा आया हो और आप आगे भाग जाए। ठीक है, आप डब्बे से भाग जाते हो, अपॉर्चुनिटी देते हो, फिर आप बढ़ जाते हो। लेकिन पैसा आपको
बाइंग इंटरनेट नहीं देता, विजन इम्पोर्टेंट है, विजन। अगर आपके पास विजन है तो आप जो मर्जी कर सकते हो, whatever जो भी आपके माइंड में वो अचीव कर सकते हो। सर आपके बेस में तो नजर आता है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपको लोगों ने डीमोटिवेट करने की कोशिश की, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आपने सक्सेस जो है अपनी अचीव करके दिखाई। जो हमें आपके केस में सबसे बड़ी बात है कि हर कीमत पर आप खड़े रहे, कुछ भी हो जाए। मैंने आपसे एक बात पहले बताई है, जैसे ही आप ऊपर जाते हो ना, जैसे मैंने कंपनी बनाई तो मुझे कंपनी चलाने में लीगल मामलात भी बने, मेरे ऊपर तो केसेस भी बने, मैं कंपनी के उन्हें भी अंदर दिया मैंने। तो ये चीजें आम बंदे से बात नहीं होती। वो जैसे ही वकील का नाम सामने आता है वो डर लगता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जैसे ही मैंने पहला वकील हायर किया तो डर लग गया यार, अब तो ऑर्डर नहीं थे। जब आप बिजनेस करते हो तो इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब आगे भी जाते हो, पीछे भी जाते हो। ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दिल बड़ा में भी ऐसे ही होता है। आप समझते हो, एक दिन आपकी लत है, दिन ऐसे आपकी लत कभी भी नहीं लगती दिन में, चाहे जितनी मर्जी मार्केट ऊपर बैठी हो ना, आप और आप अगर सफल नहीं है आपने तो आप उस मार्केट से फायदा नहीं उठा सकते। बस ये मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका एक्सपीरियंस 100% है जी। मैं भी तकरीबन 30 साल से ये इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और परसिस्टेंस और सेकेंडली यही बात पेशेंस, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सक्सेस के लिए, किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो। परसिस्टेंस चाहिए, आप तो सुबह उठना चाहिए। आप तो एक दिन आप सुबह उठते तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप एक महीना सुबह उठोगे कहीं ना कहीं जाते ना, आप तो होता है रिवॉर्ड मिल जाएगा तो पता भी नहीं होता रिवॉर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल। मुदस्सिर, आपका एक एक लफ्ज हमारे लिए मोटिवेशन है, आपका यहाँ मौजूद होना मोटिवेशन है हमारे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो तमाम चीजें, तमाम सेंसेस, तमाम के ऑर्गन्स सही काम कर रहे होते हैं और वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। सलाम है आपको कि आपने अपनी चैलेंजेस के साथ जो है माशाल्लाह इस पोजीशन पे आप हैं, आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप कोई क्लोजिंग जो है वो कोई मैसेज दें, क्योंकि आपका हर लफ्ज मैसेज है, आपका हर एक्शन मैसेज है। तो बस ये है देखना हमारी यूथ को कि वो किस तरह से अपने आप को इस तरह जिंदगी के चैलेंजेस में से निकालते हैं और आपसे सीखते हैं। मुदस्सिर, मैं चाहूंगी कि अगर आप क्लोज करना चाहें इस सेशन को तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। सबसे पहले आपका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप एज ए वुमेन प्लेटफॉर्म चला रही है, ये चला रही है। अल्लाह आपको कामयाबी दे। ठीक है, आप तो मैं एडवाइस मैंने अभी आपके यूट्यूब पे व्यूज देते थोड़ा एनालिसिस किया है, तो आपने भी इसमें अगर हिम्मत नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं आते ना, अल्लाह आपका साथ नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, मुदस्सिर बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े लगा तो जब पैसा बनाने की या ऊपर जाने की बारी आती है तो वो हिम्मत बैठते हैं, वो जो उनकी जो आखिरी सीढ़ी होती है ना, वो इतनी टफ होती है, वो कहते हैं बस
اب میں نہیں مدثر، وہ آپ نے بالکل اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ صرف پیسہ دماغ میں لے کے بیٹھے ہو نا تو آپ کی ہمت ایک جگہ ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ کو کوئی ایسا آپ نے کوئی فائدہ ذہن میں نہ رکھا ہو، جس طرح کہ ہم ای بیٹھک کو صرف اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم پرسنالٹیز کو ایکسپلور کریں، ہم ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو ریئل ہیروز ہیں، تو ہماری ہمت تو کبھی نہیں ٹوٹے گی. ہمارے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج مدثر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہی موٹیویشن ہے اور یہی ہماری اچیومنٹ ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. اور باقی یہ ہے کہ کوشش ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک یہ بیٹھک ایسے ہی چلائیں، اور اس سے کوئی ہم پیسے اور کوئی اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتے. اور تھینک یو سو مچ. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مدثر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا، اور آپ کا اتنے اچھے خیالات ہم سے شیئر کرنے کا، اپنی لائف کی ایگزامپلز ہمارے سامنے رکھنے کا. اور سب سے کیوٹ مجھے آپ کی وہ ایگزامپل لگی ہے کہ آپ کو پتنگ اڑانی تھی اور آپ نے اس کے لیے 2 سال کوشش کی. مجھے یقین نہیں آتا. ماشاءاللہ ایک شخص اتنی ہمت ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے زندگی اور زندگی کی وہ چیزیں جو ہیں وہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ لگے رہنا. تو جواد حفیظ صاحب، میں چاہوں گی کہ مدثر نے بھی ایک دفعہ ایک سٹیپ لیا جب انہوں نے جاب چھوڑی اور یہ انٹرپرینورشپ میں آئے. جب ان کے دوست ان کو کہتے تھے کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو، اچھے خاصے چل رہے ہو تم، بالکل ایسے ہوتا ہے. لیکن دیکھیں مدثر کی بات بہت خوبصورت ہے کہ میری زندگی بالکل ایسی ہو گئی کہ جیسے گراف سیدھا ہو جاتا ہے، جیسے ای سی جی کو ڈیڈ ہو جاتا ہے نا، وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے. تو بالکل زندگی بھی ایسی ہے، اگر اس میں ڈاؤنز نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا چیلنج نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈونچر نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی ہوپ نہیں ہے، اس میں کچھ کھونے کا تھوڑا سا ڈر نہیں ہے، اس میں کچھ کرنے کی تھوڑی سی ہمت نہیں ہے، تو زندگی زندگی نہیں ہے. اور انٹرپرینورشپ میں یہ تمام آپ یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح آپ اسے موو کرتے ہیں، ٹریڈنگ ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج ہو جائے، انٹرپرینورشپ ہو جائے. اور اس حوالے سے ہم 2 بہت فیمس کورسز جو ہیں وہ دوبارہ سے اگست کے مہینے میں لے کے آ رہے ہیں. اور جواد حفیظ صاحب، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، طریقہ کار بالکل سمپل ہے. آپ اپنا نمبر پلیز ڈسپلے کر دیا کریں جب میں آیا کروں، تو آپ کا وہ آپ جس طرح سے اپنا وہ موبائل نمبر ڈسپلے کر دیتی ہیں. جو لوگ ہمارے انٹرپرینورشپ کے کورسز لینا چاہتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ کے ورکشاپس ہماری لینا چاہتی ہیں، وہ سمیرہ صاحبہ کے ساتھ رابطہ کر لیں. کیونکہ اب ہم نے یہ ایک چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو بھی ورکشاپس انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ ہوں گی وہ WPTH کے پلیٹ فارم سے ہوں گی، اور اس کو سمیرہ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گی. اور ہماری جو ورکشاپ گئی ہے وہ بڑی گریٹ ورکشاپ گئی ہے. جتنے پارٹیسپینٹس ہیں دے آر ویری ہیپی، اور لوگ لرن کر رہے ہیں. اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کوارڈینیشن کی، کسی قسم کی چیز کی. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ جواد ایک حفیظ صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ سر آپ کو کیوں بتا ہو کہ ماشاءاللہ میں ابھی بھی یہ کیوریز آ رہی ہیں آپ کی ورکشاپ کے حوالے سے، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ ہم دوسرا بیچ سٹارٹ کرنے والے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ کس دن چیزیں آرگنائز ہو گئی ہیں، اور میں اپنے کام پر زیادہ فوکس کر سکتا ہوں. یہ ٹیم ورک ہے، ان کی اس طرح کی محنت، اس طرح کی ایفرٹ دیکھتے ہوئے. اور آج جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ مدثر بھائی جو ہیں، یہ ہمارے دوست جو ہیں، یہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں اور جاب کے لیے جگہ جگہ وہ ریجیکشن فیس کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا بدل رہی ہے. کووڈ-19 کے بعد جابز کی کنڈیشن بہت چینج ہو رہی ہے. ہم بار بار یہ جو مقصد جو تھا، سمیرہ سے جب بات چیت ہوئی تو بیک سٹیج کچھ ہم لوگوں کی کبھی بات چیت ہو جاتی ہے ٹیلی فون پہ، یا کچھ ظاہر دوستوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے. جو کوئی ٹرینرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو چائے پی لیتے ہیں. آج کل تو زوم پہ ہی چائے پیتے ہیں، پہلے تو کہیں کلب وغیرہ یا ریسٹورینٹ میں بیٹھ جاتے تھے. آج اپنے اپنے گھر آج کل پیتے ہیں بیٹھ کے. تو اس میں تمام لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم یوتھ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو اپنی نوکریاں کھو گئی ہیں، جو اس ٹائم میں جو ہاف سیلری پہ یا اس سے نیچے کام کر رہے ہیں. آج ہمارے گیسٹ اتنے آنریبل تھے کہ مجھے میسج کیا سمیرہ نے کہ یہ ایسے زبردست ایک گیسٹ ہیں کہ اگر آپ آئیں تو آپ ان کی ایک لیونگ ایگزامپل ہے. تو کوئی انسان جو اس وقت ڈیپ موٹیویٹڈ ہے، کوئی انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ انٹرپرینور نہیں بن سکتا، یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتا، تو مدثر بھائی آج ہمارے سامنے ایک جیتی جاتی ایگزامپل ہیں. کیا ان کے اندر ایسی خوبی ہے جو
کامیابی کی طرف لے گئی وہی دو خوبیاں, پیشنس اینڈ پرسسٹنس. آپ ایک آدمی کی ہمت دیکھیں کہ ایک پتنگ اڑانے کے لیے وہ 2 سال تک مسلسل کوشش بھی کر رہا ہے, اور پرسسٹنس بھی ہے اس میں کہ ایوری ڈے ہی از فالوئنگ, ہی از ٹرائنگ ٹو بی بیٹر. اور دوسری چیز ہمت نہ ہارنا. انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا, اور انہوں نے پھر کر کے دنیا کو دکھا دیا. آج دنیا دیکھ رہی ہے, آج یہ دیکھیں کہ ان کو اتنی عزت ہے ان کی کہ وہ ایز اے گیسٹ آتے ہیں, ایک مینٹور بن چکی ہیں, ایک ایگزامپل بن چکے ہیں سکسیس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوگ جو ہمت ہارے بیٹھے ہیں, مڈل ایج کے بھی ہیں اس میں, سمیرا یوتھ بھی ہے, کئی ریٹائرڈ لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں سر آپ کچھ کریں گے زندگی میں تو پھر ہی کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا ریٹرن. اگر آپ گھر میں سوتے رہیں گے اور گورنمنٹ کو گالیاں دیتے رہیں گے یا برا بھلا کہتے رہیں گے, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ یہی کہتے تھے کہ زیادہ تر ٹائم لوگ جو ہے کرٹیسزم میں گورنمنٹ اور سسٹم کی گزار دیتے ہیں, لیکن اسی سسٹم کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. اب وہ بھی سروس میں تھے اور بڑی ہائی پوزیشن سروس میں تھے, اور 2002 میں وہ ریٹائر ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی 2014 میں. میں نے اپنے والد کو ایک دن بھی گھر میں, وہ جس طرح لوگ وہ سرکاری افسران ریٹائرمنٹ کے بعد گھنٹیاں بجا بجا کے کوکو بلاتے رہتے ہیں کہ پی این کا مزہ لینے کے لیے, میں نے انہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا. He was always full of action. He was always busy in doing things. He was, وہ جو ہے وہ انہوں نے میرے بزنس کو اتنا بڑھایا ہے. So anybody, آج کا ہمارا میسج ہے اور ہمارا ایک میسج ایک پروف کے ساتھ ہے کہ کوئی انسان بھی اگر وہ ارادہ رکھتا ہے, مدثر بھائی نے بتایا کہ جنہوں نے ٹریڈنگ بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ بھی پروفیٹیبل کی. سو وہ انٹرپرینیورشپ بھی, اپنا بلاک چین کی کمپنی بھی انہوں نے چلائی, اب بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد مختلف کمپنیاں, اگر حالات کبھی مشکل آئے ہیں تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری. دیکھیں زندگی میں جابس میں بھی تو مشکل وقت آتا ہے. کیا خیال ہے سمیرا, آپ نے بھی کبھی اگر کسی کو قریب سے آبزرو کیا ہو جاب کرنے والے لوگوں کو, تو جاب میں میرا خیال ہے ہر روز بڑی مشکلات آتی ہیں. سر میں کسی کو کیا کہوں گی, میں نے تو خود بوم پہ آ کے جاب چھوڑ دی تھی, اور میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ مجھے 1 پیسے کی انکم نہیں تھی. اور دیکھ لیں سر, جنوری سے لے کے ابھی تک 6 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد الحمدللہ اب تھوڑا بہت ہم نے ہماری کمپنی جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو ساری اگزامپل ہے آپ کے سامنے. ایک دفعہ ہمت کرنی پڑتی ہے, اور سر اس ہمت میں ہم کچھ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم پھر سے اگست میں ایک ورکشاپ لے کے آ رہے ہیں, انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اور اس میں ہم تھوڑا سا چینج یہ کریں گے کہ اس کو 3 دن میں ڈیوائڈ کریں گے. فرسٹ آف آل ان لوگوں کے لیے جو بگنرز ہیں, سیکنڈ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کر رہے ہیں مگر اتنا اچھے سے نہیں جانتے, انٹرمیڈیٹ کا ہوگا ایک لیول, اور ایک وہ ہوگا جو ایڈوانس لیول ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایکسپرٹ ہیں, جو آلریڈی جانتے ہیں کچھ یعنی چیزیں ہیں, کچھ بیسیکلی ٹولز ہیں. اور اگر میں جو تمام سمجھ لوگ یہ پایا, تمام لینا چاہیں, میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کی بات کو, جی کہ سر پلیز. آپ ایک ورکشاپس میں 3 ورکشاپس دے رہی ہیں, یعنی جو انسان چاہے وہ اس کا لیول 1 لے لے, پھر کبھی لیول 2 جب رپیٹ میں آئے تو لیول 2 لے لے, اور پھر کبھی رپیٹ میں آئے تو لیول 3 لے لے. یعنی وہ 1 دن بھی جوائن کر سکتا ہے, اور وہ 2 دن بھی جوائن کر سکتا ہے, اور 3 دن بھی جوائن کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی فلیکسیبلٹی ہے اس پروگرام میں جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے. سر تو same goes with entrepreneurship. اس میں بھی این انٹرپرینور کے اندر بھی ہم اسی طرح سے لے کے چلیں گے کہ آپ کا جتنا ماشاءاللہ سے وہ ہے ہمت, آپ اتنا اس میں سے گین کیجئے. 3 دن ہوں گے, تینوں دن بھی لے سکتے ہیں, 2 دن بھی لے سکتے ہیں, 1 دن بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ ہر اچھا, کوئی مدثر کی طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ادھر میں تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے, کہ انٹرپرینورشپ کے بیسیکلی 3 ہی لیول ہوتے ہیں. بڑی مزے کی بات ہے. جواد صاحب مدثر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پلیز مدثر بھائی, میں اسکرین سے ذرا ہٹ گیا تھا. جی جی جی. میں انٹرپرینورشپ کی حوالے سے کافی امپورٹنٹ بات بتا دوں. انٹرپرینورشپ بیہیویئر ہے, آپ کے اسکل نہیں ہے, اسکل نہیں ہے. بالکل صحیح. کتاب میں پڑھتے یا سیکھ نہیں سکتے, آپ تو اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانا ہوتی ہے. جب میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے ہمت نہیں آنی, میں نے سیتا مقابلہ کرنا ہے, میں نے پیسہ مٹا نہیں ہونا, میں نے
मैंने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मैंने सेल्स कैसे करनी है, मैंने अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करना है, जो ये बिहेवियर्स हैं, ठीक है। जी हमने परसिस्टेंट कैसे रहना है, ठीक है। आपने रिस्क तो कैसे मुहैया करना है, ठीक है। आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए, हमने संभालना कैसे हमारे पास। जब पैसा ज्यादा आया तो हम फेल हो गए वहां पे, पैसे जी, संभालना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। देखिए मैं वही आपने बता बहुत रहा था अच्छे कि कहा जो कि ये बिहेवियर्स हैं, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हमने जवाद हफीज साहब को तकलीफ देनी है कि 3 दिन करें जी हमारे साथ नहीं सर हमारे मजीद, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखाइए लोगों को जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ। जी 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 मुदस्सिर, आप कुछ कहना मैं चाह रहे हैं? ये जी मुदस्सिर साहब की सुने, फिर मैं ऐड करता हूँ बीच में कुछ। आप बोले जी मैं ये कहना चाह रहा था कि वही बात इन्होंने भी इंडोर्स की है कि बेसिकली 3 लेवल होते हैं, वैसे तो फिर आगे फर्दर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला लेवल होता है स्टार्टअप। जैसे आपने ई बैठक आप फरमा रही हैं, आपने इसका स्टार्टअप किया। अब ये स्टार्टअप बड़े अच्छे तरीके से आपने कर लिया, कामयाब हो गया आपका। अब आप कर रही हैं स्केल अप। दूसरा जो स्टेप होता है स्टार्टअप के बाद, उसको स्केल अप करते हैं कि एक कितना बड़ा इसको स्केल किया जा सकता है, मैं इसको कितना बढ़ा सकती हूँ। कोई भी चीज जब बढ़ाते हैं हम तो उसकी एक लिमिट होती है। उसके साथ साथ जैसे मुदस्सर भाई ने बताया था, जो गलती इनसे हो गई, जो कि अक्सर लोगों से हो जाती है, कि जब आप बड़ी सेल्स कर लेते हैं या स्केल अप कर लेते हैं तो बहुत से लोग हैंडल नहीं कर पाते। बाज दफा हमें थोड़ा सा डाउन साइज करना पड़ता है उस लेवल के ऊपर। यानी हम एक्सपैंड करके फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा सिमटते हैं। उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, जो फेज 3 होता है। ये बेसिक 3 जो स्टेजेस हैं, इस पे मेरा कासिम अली शाह फाउंडेशन पे 3 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। अगर दोस्त देखना चाहें तो यूट्यूब पे उस पे देख सकते हैं। लेकिन जब फर्क ये होगा, जो लेक्चर्स है मेरे, वो तो मेरी कुछ 600 वीडियोस पड़ी हुई हैं। वीडियो में और वर्कशॉप में फर्क क्या होता है, ये एक बुनियादी बात है। अब जैसे मुदस्सिर भाई की वीडियो इस वक्त कोई भी बंदा आगे फ्यूचर में 10 साल तक देखेगा, 100 साल तक इंशाल्लाह देखता रहेगा, लेकिन वो इनसे सवाल नहीं कर सकता। वर्कशॉप जो होती है उसके अंदर ये ब्यूटी होती है कि पीपल कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, अगर उनको वो पॉइंट समझ में नहीं आता तो उसको एलेबोरेट करके उनको बाज दफा बताना पड़ता है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना पड़ता है। अच्छा, स्टेज 3 के बाद, मैं थोड़ा सॉरी मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी मुदस्सिर साहब के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाह रहा था। स्टेज 3 के बाद बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, ये बड़े कम लोग समझते हैं। स्टेज 3 के बाद बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं, जैसे नोकिया फेल हुआ, जैसे कोडेक फेल हुआ। बड़े कम लोगों को पता है कि दुनिया में पहला डिजिटल कैमरा कोडेक ने बनाया था, लेकिन उन्होंने उसको प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया। उन्होंने लॉन्च इसलिए नहीं किया कि फिल्मों में उनको बड़ा पैसा, जो फिल्म वाला कैमरा था उसमें पैसा बहुत बन रहा था। अच्छा, आप वक्त के पहिए को रोक नहीं सकते कभी भी। उन्होंने लॉन्च नहीं किया, इजाद हो गई चीज, किसी और ने लॉन्च कर दिया। फर्स्ट मूवर से फास्ट मूवर जो है वो बाजी ले गया, और उसके नतीजे में वो फिल्म के बिजनेस में तो बंद होना ही था। वो ये हुआ कि फिल्म का बिजनेस ही नहीं, कंपनी बंद हो गई। अगर वो उस वक्त प्रॉपर ये केस स्टडीज उनकी नॉलेज में होती कि इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक दें तो बंदा रुक जाए। जैसे इन्होंने फरमाया ना जी कि जिंदा होगा तो ईसीजी ऐसे ऐसे दिल करेगा, उसका ऊपर नीचे होएगी। जब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी तो फिर वो कब्रिस्तान में है। तो उस ऊंच नीच की प्रिपरेशन को करना, ये फिर आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन का एक कॉम्बिनेशन, कि आप अपनी कंपनी को फिर इनोवेट करते हैं, आप इनोवेशन की तरफ जाते हैं कि नई प्रोडक्ट्स क्या दी जा सकती हैं। ई बैठक आई, एक टिपिकल आइडिया लेकर आई कि जी इंटरव्यूज करने हैं, वो बहुत से लोग कर रहे हैं। सुमेरा ने क्या किया, इन्होंने इंटरव्यूज करते करते मुझे एक आइडिया पिच किया, मुझे इन्होंने राब्ता किया, इन्होंने कहा जी आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर एक वर्कशॉप बनाऊं।
تو آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ایجوکیٹ کریں کیا کیا آپ کرتے ہیں. پھر میں نے ان سے تھوڑا ان کا ایکسپیرینس پوچھا. ظاہر ہے جب بات چیت آپ آپس میں کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ پوچھتے ہیں. جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نوٹس ایکسچینج کیے, اپنے پروفائلز ایکسچینج کیے, تو بڑی ہمیں اچھا لگا. ہم نے کہا چلو یار ایکسپیریمنٹیشن فیز میں ایک ورک شاپ ڈیزائن کر دیتے ہیں. اور وہ یہ سارا عمل صرف 15 دنوں 16 دنوں کا تھا, یہ کوئی سالوں کا عمل نہیں تھا. یعنی میری ان سے جو ملاقات ہوئی اس سے کوئی 2 ہفتے کے اندر, اس سے پہلے ہم نے ورک شاپ لانچ بھی کر دی, کنڈکٹ بھی کر دی. اچھا, اس کو جب ہم نے کنڈکٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بھی خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, میں بڑا خوش ہوں. میرے لیے بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ یار مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا فوکس اپنے کام پہ رہے, مجھے کسی سے بات نہ کرنی پڑے, فون نہ لینے پڑے, مارکیٹنگ کی طرف نہ جانا پڑے. میں ان سے بڑا چڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں فوکس کروں اپنے کام پہ. اچھا, ان کے پاس وہ سارا انفراسٹرکچر تھا. تو یہ کیا ہوا, یہ ایک طرح کا مرجر ہو گیا 2 پارٹیز کا, اور انہوں نے مرج کر کے سینرجی ہوئی اور ایک تیسری چیز نکل آئی. یعنی ای بیٹھک جو کہ صرف ایک انٹرویو کرنے کی جگہ تھی, وہاں سے ایک پوری کی پوری ورک شاپ کا ایک اور سیریز آف ورک شاپس کا سلسلہ شروع ہوا. جب اتنی سکسیس ملی ہماری ورک شاپ کو پہلی کو, تو انہوں نے پھر مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا جی اب ہم بار بار کریں تو ہم محنت کریں گے آپس میں مل کے, آپ کا بھی نام ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ وہی پرسسٹنس اینڈ کنسسٹنسی کہ لگاتار کرتے رہیں. تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے جی یہ کبھی ادھر ورک شاپ ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے بات چیت کی. میں نے کہا جی آج کے بعد ورک شاپ ساری کی ساری کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کو آپس میں کوئی ہمارا ڈس ایگریمنٹ کبھی ہو, جب تک ہم آپس میں اسی طرح خلوص سے, سنسیریٹی سے, آنیسٹی سے چل رہے ہیں, تو ورک شاپس ہماری جو ساری ہیں وہ WPTH کرے, اس کو سمیرا اور ان کی ٹیم دیکھے. جو ریسورس ہے میرا وہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر, اور یہی میری خواہش تھی کہ میں اپنا کام لوگوں سے شیئر کر سکوں. تو یہ اس میں اب مدثر بھائی کی آج بلیسنگ بڑھ گئی کہ جو انسان سر تھینک یو سو مچ فار ٹرسٹنگ آور ایفرٹس. اور آپ نے اکنالج کیا, آپ نے بہت زیادہ فیڈ بیک دیا. اور جہاں تک ای بیٹھک سے اگلی چیز نکلنے کی بات ہے, تو میں یہاں یہ کہتی ہوں یہ اسی ذات کی برکتیں ہیں جو ایک دانے سے جو ہے وہ درخت, اور درخت سے ہزاروں پھل پیدا کرتا ہے. یہ اسی ذات کی برکت ہے, ہم لوگ تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. تو اسی ریمارک کے ساتھ میں اس کو کلوز کرنا چاہوں گی, اور انشاءاللہ میں مدثر آپ سے ان ٹچ رہوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ ہم دونوں مل کے مطلب ہمارا ادارہ اور آپ مل کے کتنا بہتر کر سکتے ہیں. یو آر آلویز ویلکم ٹو جوائن اس. ہم اگر کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں, اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ویلیو WPTH میں ایڈ ہو, تو یہ ہمارے لیے بہت پلیئر کی بات ہوگی. جواد حفیظ صاحب, میرے خیال سے ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی, یہ تو انشاءاللہ اب جب تک دم میں انشاءاللہ یہ ورک شاپ ہم چلاتے رہیں گے. تو ضرور انشاءاللہ پھر جو ہے مزید چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, نئی انفارمیشن کے ساتھ. ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ میں کر دوں, اگر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو اللہ سائیں ظہور کو, جو اکثر کلام پڑھتے ہیں, سنگر ہیں, ہمارے فوک سنگر ہیں, وہ کل ہمارے گیسٹ ہوں گے. مجھے ان کی آواز بہت اچھی ہے, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا پرسو کیا, اور الحمدللہ وہ ہمارے کل ای بیٹھک میں گیسٹ ہوں گے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ان کو سنیں, ان کو ویلکم کریں, تاکہ ان کو اچھا لگے کہ فوک میوزک کو بھی لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں, اور یہ ہمارا ورثہ ہے, ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا آپ تمام لوگ. انشاءاللہ کل پھر 6 بجے ملاقات ہوگی سائیں ظہور کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا حافظ.